क्योंकि Z इक्वल्स टू R हो जाता है, इसलिए जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा, रेसिस्टर के अक्रॉस एपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ऐसे भी एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पे XL इक्वल्स टू XC हो जाता है, तो IXL और IXC का वैल्यू सेम मिलेगा, जिसके कारण वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज किस पे अपियर हो जाएगा, रेसिस्टेंस पे अपियर हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा कैसा, तो देख लो, VL बाई VR हो जाएगा या VC बाई VR हो जाएगा, और फाइनली जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 1/R इंटू अंडर रूट में L बाई C का, 1/R इंटू अंडर रूट में L बाई C। ठीक, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लो कि क्वालिटी फैक्टर किन किन कंडीशन में हाई हो सकता है, या तो रेसिस्टेंस कम हो, या कैपेसिटेंस कम हो, या इंडक्टेंस ज्यादा, तब जो है क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा वैल्यू का हो सकता है ना। इसमें कोई दिक्कत? हम आता है LC ऑसिलेशन का, उसमें भी तुमको फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा वो या तो यही होता है या फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, LC ऑसिलेशन का फिनोमेना होता है ऐसा कुछ कि जब एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज होके इंडक्टर को करंट सप्लाई देता है, जिसके कारण इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, और चूंकि कैपेसिटर उसी समय डिस्चार्ज हो रहा होता है, इसीलिए कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती रहती है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी, ठीक उसी समय इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। अगेन बैक ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इंडक्टर क्या करता है, वापस से कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करता है। ठीक है, और चूंकि यहाँ से चार्ज की सप्लाई बंद हो जाती है जीरो हो जाने के कारण, तो अब इंडक्टर के अक्रॉस भी करंट जो है वो घटने लगता है। तो जैसे जैसे करंट घटेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में बढ़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं इंडक्टर और कैपेसिटर में, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घटती बढ़ती रहती है। तो यही जो ऑसिलेशन है फील्ड्स का ड्यू टू कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इसी को हम LC ऑसिलेशन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये और लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ये होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत? चलो, अब इसी में एक और बात रहती है कि LC सर्किट में जो टोटल एनर्जी होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कैपेसिटर में एनर्जी घट रही है उसी समय इंडक्टर में एनर्जी बढ़ती है, और जब इंडक्टर में एनर्जी घटेगी तो कैपेसिटर में बढ़ेगी। तो हमेशा दोनों का सम जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो वो कितने के बराबर होता है वो देख लो, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं काम आ जाए। टोटल एनर्जी इन LC सर्किट। सिर्फ LC सर्किट की बात करें तो ये तुम्हारा पैरेलल ही रहता है। वो टोटल होता है किसके बराबर, एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर प्लस एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर के। एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर जो होती है वो होती है, यहाँ पे हमको निकलता है Q0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2C, और इंडक्टर के क्रॉस जो निकलता है वो भी
क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी मिलता है। तो यहाँ से हम क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर में बचता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, जो कि जुड़ के 1 हो जाता है। तो टोटल एनर्जी जो है वो इतनी मिलती है। क्यू नॉट हो जाता है कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज और सी हो जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं टाइम तो नहीं आ रहा है, मतलब ये वैल्यू क्या है टोटल एनर्जी की, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यही ना, मतलब ये कांस्टेंट होती है, जब समय के साथ बदल नहीं रही है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन एलसी सर्किट पैरेलल, वो कितना, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, जो बराबर होता है किसके,